अपोक्लिप्स आते ही इंसान आखिर में जो चीज खाएगा उसी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जिस इंसान ने ड्रैगन विस्कर नूडल्स खाई होंगी वो प्राचीन ब्लैक ड्रैगन बन जाएगा जिसकी ताकत आसमान हिला देगी। जिसने फ्राइड चिकन लेग खाई होगी वो आग से दोबारा जन्म लेने वाला अमर फिनिक्स बन जाएगा। लेकिन मैं पिछले जन्म में वेजिटेरियन था, इसलिए मेरे अंदर कोई टैलेंट ही जागा नहीं। उस अपोक्लिप्स में इंसान और खूंखार जानवर पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे थे। मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाया और बड़ी दर्दनाक मौत मारा गया। लेकिन अब मैं अपोक्लिप्स से ठीक पहले दोबारा जन्म ले चुका हूँ। मुझे इस अपोक्लिप्स का हर राज पता है। इस बार मैं हर कदम सोच समझ कर चलूंगा और इस दुनिया की सबसे ऊंची पोजीशन पर बैठूंगा। मेरा पहला टारगेट है उल्लू। उल्लू जन्म से ही रात में देखने की बेमिसाल नजर और बेहद तेज सुनने की शक्ति रखता है। अगर मुझे उसका टैलेंट मिल गया तो अंधेरी रात में कोई भी खतरा मेरे लिए मायने नहीं रखे। मैं रात का इनविंसिबल नाइट किंग बन जाऊंगा। दूसरा टारगेट है अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल। उसके शरीर से 800 वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली निकलती है। पिछले जन्म में कई पावर हाउसेस ने इलेक्ट्रिक ईल का टैलेंट हासिल करके पूरे अपोकैलिप्स में राज किया था। कोई भी उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था। फैसला करते ही मैंने इंटरनेट पर सर्च शुरू कर दी। एक से बढ़कर एक अजीब और ताकतवर जीव सामने आए। तभी मेरी नजर एक ऐसे छोटे से जीव पर जाकर टिक गई जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चींटी। साधारण चींटी भी अपने शरीर से 400 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, लेकिन बुलेट एंट तो सबसे खतरनाक चींटियों में गिनी जाती है। ये दुनिया के सबसे जहरीले जीवों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। उल्लू मुझे नाइट विजन और सुपर हियरिंग देगा। अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल मुझे बिजली पर कंट्रोल करने की शक्ति देगा। बुलेट एंट मुझे चींटी जैसी दानवी ताकत, जबरदस्त बाइट पावर और जानलेवा पॉइजन देगा। कम्बैट पावर, परसेप्शन और पॉइजन तीनों पूरे हो जाएंगे। लेकिन अभी भी मेरे पास सबसे जरूरी चीज की कमी थी, डिफेंस। उस बेरहम दुनिया में डिफेंस ही जिंदगी थी। अगर डिफेंस कमजोर हो तो चाहे अटैक कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में या तो म्यूटेंट्स मार डालेंगे या फिर खूंखार जानवर शिकार बना लेंगे। इस बार दोबारा जीने का मौका मिला है तो मैं खुद को बिना किसी कमी वाला परफेक्ट बिल्ड, एक सर्वशक्तिमान वॉर गॉड बनाऊंगा। अब सवाल था, डिफेंस के लिए आर्मडिलो चुनूं या मगरमच्छ? पिछले जन्म में मैंने अपनी आंखों से एक ऐसे इंसान को देखा था जिसने महाविनाश से पहले मगरमच्छ का मांस खाया था। ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसका पूरा शरीर मोटी स्केल से ढक गया था। उसकी बाइट फोर्स और फिजिकल डिफेंस दोनों ही बेहद डरावने थे। कुछ लोगों ने इंटरनेट पर पेंगोलिन की सलाह भी दी। उसका कवच इतना सख्त होता है कि आम गोलियां भी टकराकर वापस उछल जाती हैं। लेकिन पेंगोलिन एक रेयर प्रोटेक्टेड एनिमल है। उसकी खरीद फरोख्त गैर कानूनी है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन तुरंत छोड़ दिया। सोचते सोचते मुझे अचानक एक और जीव याद आया, वाटर बियर यानी टार्डिग्रेड। अगर महाविनाश आने से पहले मैं पर्याप्त वाटर बेयर खा लूं तो मुझे उसका लगभग इमोर्टल बॉडी मिल जाएगा। कहा जाता है कि जब तक सूरज बुझ नहीं जाता ये बूढ़ा नहीं होता। ये बेहद ज्यादा गर्मी, बेहद ज्यादा ठंड, भयानक प्रेशर और यहाँ तक कि स्पेस की रेडिएशन भी झेल सकता है। जब तक इसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बिल्कुल बीच में न फेंका जाए इसे कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात, वाटर बियर लगभग हर जगह मिल जाता है, गीली मिट्टी, काई और पानी की पतली परतों में, यानी इसे ढूंढना सबसे आसान था। लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी, जिसे स्पेस भी नहीं मार सकता। उसे पकाकर खाऊं कैसे? मैंने इंटरनेट पर साइंटिफिक रिसर्च पढ़नी शुरू की। आखिरकार उसकी सबसे बड़ी वीकनेस मिल ही गई। वाटर बेयर पारदर्शी होता है। जब बहुत कठिन माहौल मिलता है तो अपने शरीर का पानी निकालकर खुद को छोटे बैरल जैसी शेप में बदल लेता है। साइंटिस्ट्स ने इसे 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया और -200 डिग्री सेल्सियस तक जमाया। फिर भी सामान्य तापमान पर यह दोबारा जिंदा हो गया। एटॉमिक रेडिएशन और समुद्र की सबसे गहरी खाई से 6 गुना ज्यादा प्रेशर भी इसे नहीं मार पाए। लेकिन इसकी एक फेटल वीकनेस थी। अगर यूवी स्टेरिलाइजेशन लाइट से लगातार 15 मिनट तक रोशनी डाली जाए तो यह हमेशा के लिए मर जाता है, या फिर 24 घंटे तक गर्म भाप और तेज आग भी इसे खत्म कर सकती है। यह जानकारी मिलते ही मैंने बिना देर किए एक्शन शुरू कर दिया। महाविनाश आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। मुझे जल्द से जल्द सारे स्पेशल मटेरियल्स जुटाने थे। मैंने एक माइक्रोस्कोप और यूवी लैंप ऑर्डर कर दिया। वाटर बियर को मारने का सबसे सुरक्षित तरीका यूवी लाइट ही था, ताकि उसके शरीर की विशेषता बनी रहे। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता था उसके चारों तरफ खेत और जंगल थे। हर जगह काई उगी हुई थी, जो वाटर बेयर का सबसे पसंदीदा ठिकाना है। मैं जंगल में गया और कई मिट्टी इकट्ठी करने लगा। तभी रास्ते में करीब 15 सेंटीमीटर लंबा एक सैलमेंडर घास के बीच से निकलता दिखाई दी। उसे देखते ही मुझे याद आया कि इस जीव के पास बेहद जबरदस्त रीजेनरेशन टैलेंट होता है। इसके कटे हुए अंग दोबारा उग आते हैं। मैंने तुरंत इंटरनेट पर सर्च किया। पता चला कि सैलमेंडर लगभग अनगिनत बार अपने शरीर के हिस्से दोबारा बना सकता है और उसकी लाइफ फोर्स बेहद जबरदस्त होती। मैं खुशी से झूम उठा। वाटर बियर का इमॉर्टल बॉडी और सैलमेंडर की रीजेनरेशन एबिलिटी, अगर दोनों टैलेंट्स मिल गए तो मुझे हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मैं सैलमेंडर को घर ले आया, फिर बाइक से जिले में जाकर यूवी लैंप खरीदा। साथ ही स्ट्रेचेबल क्लोथ्स भी ले लिए ताकि ट्रांसफॉर्म होने पर कपड़े फटे नहीं। इसके बाद मैंने इंटरनेट पर पालतू जानवर पालने वाले लोगों को प्राइवेट मैसेज भेजा और ऊंची कीमत देकर उल्लू, अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल और बुलेट एंट खरीदने की बात की। शाम तक सारे काम निपट गए।
फिर मैं स्कूल गया और वहां से माइक्रोस्कोप, मेजरिंग कप और ड्रॉपर उधार लेकर आया ताकि बाद में वाटर बियर को अलग कर सकूं। तरीके के मुताबिक मैंने काई को 24 घंटे पानी में भिगोया, फिर उसका पानी निचोड़कर माइक्रोस्कोप स्लाइड पर डाला और माइक्रोस्कोप से देखने लगा। शायद दोबारा जन्म लेने के बाद किस्मत भी मेरे साथ थी। पहली ही बार देखने पर मुझे 0.1 मिलीमीटर का एक वाटर बेयर दिखाई दे गया, जिसे नंगी आंखों से देखना नामुमकिन था। सैकड़ों वाटर बेयर इकट्ठा करने में बहुत समय और मेहनत लगने वाली थी। काफी देर तक तलाश करने के बाद मुझे सिर्फ 12 वाटर बेयर मिले। शायद कई अब भी पूरी तरह नहीं भीगी थी, इसलिए ज्यादातर वाटर बेयर उससे अलग नहीं हुए थे। लेकिन जब तरीका सही था तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मुझे अपना पूरा समय सिर्फ इसी काम में बर्बाद नहीं करना था। ठीक उसी समय मेरे फोन पर एक मैसेज आया। कीड़े पालने वाला एक मशहूर इंसान जिसके एंट चैनल पर हजारों फैंस थे, जिसका नाम चूची मिन था, उसने मेरे मैसेज का जवाब दे दिया। अगली सुबह मैंने सैलमेंडर को चेक किया। वो बिल्कुल ठीक था। अभी उसे फ्रीज करके रखने की जरूरत नहीं थी। फिर तय समय पर मैं चूची मिन के प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म पहुंचा। उसके फार्म में चारों तरफ कांच के बॉक्सेस रखे थे जिनमें तरह तरह के अजीब कीड़े थे। उनमें वही बुलेट एंट भी थी जिसकी मुझे जरूरत थी। चूची मिन को बुलेट एंट से बहुत लगाव था, यहाँ तक कि जो मर जाती थी उनकी भी स्पेसिमेन बनाकर संभाल कर रखता था। मैंने बिना घुमाए फिराए सीधे 50 जिंदा बुलेट एंट्स और उनके साथ कुछ मरी हुई बुलेट एंट्स भी खरीदने की बात कही। मैंने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत पेमेंट ट्रांसफर कर दी। चूची मिन मन ही मन पछताया कि उसने शायद कीमत कम बता दी, लेकिन उसे ये जानने की भी बड़ी उत्सुकता थी कि मैं मरी हुई चींटियां क्यों खरीद रहा हूँ। मैं फार्म में घूमते हुए आगे बढ़ा। तभी मेरी नजर 2 गोल मटोल आयरन बीटल्स पर पड़ी जो लोहे के गोले जैसे दिख रहे थे। चूची मिन ने बताया, ये आयरन बीटल है। इसकी शेल पूरे कीड़ों की दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होती। ये अपने शरीर के वजन से 40,000 गुना ज्यादा दबाव सह सकती। अगर इसके साइज को इंसान जितना बड़ा कर दिया जाए तो इसकी डिफेंस प्रकृति की सबसे बेहतरीन डिफेंस होगी। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। क्या ये वही जीव नहीं था जिसकी ताकत लेकर पिछले जन्म में आयरन गार्डियन ने पूरे अपोकैलिप्स में धूम मचा दी थी? मैंने तुरंत आयरन बीटल को भी अपनी खरीदारी की लिस्ट में जोड़ दिया। मेरी दिलचस्पी देखकर चूची मिन ने तुरंत कीमत बढ़ा दी। उसने कहा कि ये रेयर स्पीसीज हैं, इनकी कीमत हजारों नहीं बल्कि लाखों तक जाती है। हम दोनों के बीच काफी देर तक बार्गेनिंग हुई। आखिर में 2 आयरन बीटल्स का सौदा 20 लाख में तय हुआ। अब मेरे पास सिर्फ 10 लाख से थोड़ा ज्यादा पैसा बचा था, लेकिन मुझे अभी अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल और आउल भी खरीदना था। मैंने मौके का फायदा उठाकर चूची मिन से पूछा कि अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल कहाँ मिल सकती है। उसने बताया कि उसका एक दोस्त एक्वेरियम एनिमल्स पालता है। उसने हाल ही में एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल खरीदी थी, लेकिन वो उसे जिंदा नहीं रख पाया। अब वो इलेक्ट्रिक ईल बहुत कमजोर हो चुकी थी और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली थी। जब उसे पता चला कि कोई ऊंची कीमत देकर खरीदना चाहता है तो उसने 5 लाख मांगे, लेकिन चूची मिन ने बीच में अपनी कमीशन जोड़कर मुझसे 10 लाख मांग ली। समय बहुत कम था। मैंने उससे मोल भाव करने की जरूरत नहीं समझी और तुरंत मान गया। चूची मिन मन ही मन मुझे बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन उसे क्या पता कुछ ही दिनों में अपोक्लिप्स आने वाला था और तब पैसा सिर्फ रद्दी कागज बनकर रह जाएगा। हम दोनों बेचने वाले के घर पहुंचे। मैंने टैंक में देखकर पक्का किया कि वो सचमुच एक शुद्ध नस्ल की अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल थी। मैंने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दी। उसका पुराना मालिक बार बार मुझे उसे ध्यान से पालने की सलाह देता रहा, लेकिन मैंने हंसते हुए कहा, सुना है इलेक्ट्रिक ईल का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, मैं तो इसे आज ही पकाकर खा लूंगा। ये सुनते ही दोनों लोग सन्न रह गए। दोनों मन ही मन पछता रहे थे कि उन्होंने इतनी रेयर चीज इतनी सस्ती बेच। जब मैं शहर तक आया ही था तो रास्ते में एक पेट शॉप भी चला गया। वहां से मैंने एक पालतू आवल खरीद। जंगली उल्लू प्रोटेक्टेड एनिमल होते हैं और उनकी खरीद फरोख्त गैर कानूनी है, लेकिन कमर्शियल फार्म में पाले गए आउल्स की नाइट विजन और हियरिंग भी काफी बेहतरीन होती है, जो मेरी जरूरत पूरी करने के लिए काफी थी। मैंने 3 लाख देकर सबसे अच्छा आउल खरीद लिया। अब मेरे सारे सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स पूरे हो चुके थे। घर लौटते लौटते अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल मर चुकी थी। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। मैंने तुरंत उसे साफ किया, फ्रीजर में रख दिया और रात के ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार करने लगा जब मैं उसे पकाकर खाऊंगा। अब तक मैं ट्रांसफॉर्मेशन का असली रूल पूरी तरह समझ चुका था। दुनिया के लोग सोचते थे कि अगर उस रात जानवर का मांस पेट में बिना पचे मौजूद रहेगा तो वही उनका टैलेंट एक्टिवेट करेगा, लेकिन असली सच बिल्कुल अलग था। अगर अपोक्लिप्स शुरू होने से पहले वो मांस पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ तो इंसान के मॉन्स्टर बनने का खतरा बहुत बढ़ जाता था और वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता था। इसलिए मैंने फिलहाल वाटर बेयर इकट्ठा करना भी बंद कर दिया ताकि ट्रांसफॉर्मेशन वाली रात मेरे पेट में मांस का कोई भी बचा हुआ हिस्सा न रहे। मैंने लगातार 2 दिन तक सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाया और अपने शरीर को पूरी तरह क्लींस किया। अब मेरे पास सिर्फ 6 लाख रुपए बचे थे। मैंने बिना देर किए वो भी अपनी सुरक्षा की तैयारी पर खर्च कर दिए। शुरुआती स्टेज में आम हथियार उस खूनी दुनिया में किसी काम के नहीं थे। मेरी ताकत और बिजली की शक्ति के साथ एक भारी वॉर हैमर सबसे बढ़िया हथियार बनने वाला था। मैंने पूरे शहर में घूमकर आखिर एक 8 किलोग्राम वॉर हैमर खरीद लिया, जो शुरुआती दौर के लिए बिल्कुल सही था। इसके बाद मैंने मगरमच्छ का मांस, एनर्जी चॉकलेट और एक क्वार्ट्ज मैकेनिकल वॉच भी खरीदी। अपोक्लिप्स आने के बाद बिजली चली जाएगी, तब दिन और रात का पता लगाना मुश्किल होगा। सिर्फ एक मैकेनिकल वॉच ही मुझे सही समय बता सके। घर पहुंचकर मैंने स्टेरिलाइज किए हुए वाटर बेयर, साधारण चींटियों और बाकी
बाकी चीजों को पीसकर पाउडर बनाया और उसे चॉकलेट में मिलाया ताकि उन्हें खाना आसान हो जाए। 5 किलो मगरमच्छ के मांस से मैंने मीट बॉल्स बनाए और उन्हें अपने क्लास टीचर को गिफ्ट कर दिया, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। आखिर में मैंने एक बार फिर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स की फाइनल चेक की। एक पालतू अवल, एक मरी हुई अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल, 50 जिंदा बुलेट एंट्स और उनकी कुछ लाशें, 2 आयरन बीटल, एक जिंदा सैलेमेंडर, स्टेरिलाइज किए हुए वाटर बियर्स और तैयार किया हुआ मगरमच्छ का मांस। सब कुछ अच्छी तरह से फ्रिज और स्टोरेज में करीने से रख दिया गया था। अपोकलिप्स से पहले जुटाए गए उन सारे ट्रम्प कार्ड्स को देखकर मेरा दिल पूरी तरह शांत हो गया। पिछले जन्म में मैं एक बेकार इंसान था जिसे हर कोई कुचल देता था, लेकिन इस जन्म में मेरे हाथ टॉप टियर टैलेंट्स आने वाले थे। इस बार पूरी दुनिया को हिला देना तय था। आखिरकार अपोकलिप्स की रात आ गई। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स के हिसाब से एक एक करके सब कुछ खाना शुरू की। सबसे पहले मैंने खास तौर पर बनाई गई बुलेट एंट चॉकलेट खा ली। जैसे ही चॉकलेट पेट में पहुंची, एक गर्म लहर पूरे शरीर में फैल गई। बुलेट एंट की राक्षसी ताकत और जानलेवा पॉइजन टैलेंट धीरे धीरे मेरे शरीर में समाने लगे। उसके बाद मैंने अच्छी तरह साफ किया हुआ आयरन बीटल खाया। उसका शेल इतना सख्त था कि निगलना बेहद मुश्किल था। मैंने दांत भींचकर उसे पूरा निगल लिया। अगले ही पल मेरी मांसपेशियां तन गईं। ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर पर एक अदृश्य आर्मर चढ़ गया हो। आयरन बीटल की जबरदस्त फिजिकल डिफेंस, भारी दबाव सहने की क्षमता और मजबूत शरीर मेरे अंदर समाने लगा। फिर मैंने मगरमच्छ के मांस से बनी मीटबॉल खाई। जंगली जानवर जैसी हिंसक ताकत पूरे शरीर में दौड़ गई। सख्त स्केल्स, खतरनाक बाइट फोर्स और बेरहम लड़ने की इंस्टिंक्ट धीरे धीरे मेरी बनती जा रही थी। आखिर में मैंने आवल और अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल का मांस खाया। उन दोनों के सारे ट्रांसफॉर्मेशन टैलेंट्स मैंने जानबूझकर अपनी आंतों में रहने दिए। पूरे समय में बेहद सावधान रहा। मैंने ध्यान रखा कि गलती से भी किसी दूसरे मांस का एक छोटा टुकड़ा भी मेरे पेट में न जाए। खाना खत्म करने के बाद मैंने अच्छी तरह कुल्ला किया। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब बस पूरी दुनिया में होने वाले ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार था। उसी शाम अचानक आसमान काला पड़ गया। पूरा स्काई अजीब काले बादलों से ढक गया। हवा भारी और दम घोंटने वाली हो गई। सीने पर जैसे कोई बोझ रख दिया गया हो। लेकिन शहर में किसी को कुछ समझ नहीं आया। सड़कें अब भी भीड़ से भरी थीं। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। हर तरफ लाइट्स चमक रही थी। बेशुमार लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कुछ ही देर में दुनिया बदलने वाली है। वे आराम से शराब पी रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि जो खाना वे इस वक्त चबा रहे हैं वही उनकी पूरी जिंदगी का टैलेंट तय करेगा। ठीक आधी रात पूरी दुनिया में एक अदृश्य धमाका गूंज उठा। अपोकलिप्स एनर्जी फूट पड़ी। पूरी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। धरती और आसमान कांप उठे। गहरे बैंगनी रंग का अंधेरा पूरी दुनिया पर टूट पड़ा। सड़कों की लाइट्स पागलों की तरह टिमटिमाने लगीं और अगले ही पल फट गईं। एक पल पहले तक रोशनी से भरा नाइट मार्केट अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। बस डरावनी बैंगनी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। अपोकलिप्स की बर्फ जैसी ठंडी हवा हर गली और हर कोने में फैल गई। वो सन्नाटा सिर्फ आधा सेकंड ही चला। पास ही एक नौजवान अभी अभी ग्रिल्ड मटन का टुकड़ा मुंह में डाल रहा था। अचानक उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां टेढ़ी मेढ़ी होकर फूलने लगी। घने काले बाल उसके पूरे शरीर पर उग आए। कुछ ही पलों में वो एक खूंखार काले ब्लैक गोट में बदल गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी। उसकी इंसानियत पूरी तरह गायब हो गई। अब उसके अंदर सिर्फ जंगली जानवर की इंस्टिंक्ट बची थी। उसके बगल में खड़ी लड़की भी ट्रांसफॉर्म होने लगी, लेकिन उसका बदलाव बिल्कुल अलग था। उसका शरीर धीरे धीरे मुलायम होकर पिघलने लगा। हल्की नीली चमक उसके शरीर से निकलने लगी। कुछ ही देर में वो एक पारदर्शी चमकदार स्कैल्प में बदल गई। पूरी सड़क पर दहशत आग की तरह फैल गई। हर तरफ अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे। हर इंसान की किस्मत उसके आखिरी खाए हुए खाने ने पहले ही तय कर दी थी। एक बीफ स्ट्यू रेस्टोरेंट में एक आदमी ने अभी अभी अपना कटोरा नीचे रखा ही था। अचानक उसका शरीर झुक गया। उसकी मांसपेशियां फूलने लगी। पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। वो एक जंगली जानवर की तरह सिर झुकाकर पूरी ताकत से आगे दौड़ा। उसके भयानक टक्कर मारने की ताकत ने पूरी बस को हवा में उछाल दिया। बस उड़कर सड़क किनारे की दुकान में जा घुसी। ईंटें टूट गईं। लोहे के सरिये मुड़ गए। चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। उसी के पीछे एक आदमी घुटनों के बल कांप रहा था। उसकी त्वचा चिकनी और चित्तीदार हो गई। उसका चेहरा एक बदसूरत फ्रॉग जैसा बन गया। अचानक उसकी लंबी लाल जीभ बिजली की तरह बाहर निकली। उसने भाग रहे एक राहगीर को लपेट लिया। जोर से खींचकर उसे अपने मुंह की तरफ घसीट लिया। उसी समय उसके पूरे शरीर पर बने बड़े बड़े फोड़े फटने लगे। उनमें से तेजाब जैसा एसिड चारों तरफ बिखर गया। जहां भी एसिड गिरता जमीन से सक की आवाज आती और सड़क पल भर में गलने लगती। मैं दूसरी मंजिल की खिड़की के पास खड़ा नीचे मची अफरा तफरी को ठंडी नजरों से देख रहा था। तभी बगल वाले घर से अचानक चीखने की आवाज आई। अगले ही पल लगभग 2 मीटर लंबा एक काला वुल्फ सीढ़ियों से छलांग लगाता हुआ आया। उसने एक ही वार में खिड़की तोड़ दी और सीधे जमीन पर कूद पड़ा।
उसने भागते हुए लोगों पर एक नजर डाली, फिर उसकी नजर एक लड़की पर टिक गई। डर के मारे उसके पैर सुन्न हो चुके थे, वो एक कदम भी नहीं चल पा रही। बस कुछ ही सेकंड में वो वुल्फ का शिकार बनने वाली थी। आसपास के लोग सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, किसी में भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं थी। मैं खुद सामने आना नहीं चाहता था, लेकिन किसी को मरते हुए देखकर भी मदद न करना, ये मेरे उसूलों के खिलाफ था। अपोकलिप्स अपनी जगह है, लेकिन कमजोरों पर जुल्म होते देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे भी ये मौका था अपने सारे टैलेंट्स की ताकत आजमाने का। ये सोचकर मैं नीचे उतर गया। मेरे हाथ में 8 किलोग्राम वर हैमर था। मैंने आवर का नाइट विजन पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया। अंधेरा मेरे लिए दिन जैसा साफ हो गया। मेरी हीयरिंग इतनी तेज हो गई कि मुझे हवा की आवाज और उस म्यूटेंट वुल्फ की धड़कन तक साफ सुनाई दे रही थी। मैं हल्के कदमों से घर से बाहर निकला। मेरी स्पीड अब आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। उधर ब्लैक वुल्फ लड़की पर झपटने ही वाला था, तभी उसे पीछे से मेरी आहट सुनाई दी। वो मुड़ा, उसकी लाल आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। वो गुर्राकर मुझे डराने लगा। मैंने एक हाथ में वर हैमर पकड़ा हुआ था। मेरे पूरे शरीर पर हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। आयरन बीटल का आर्मर मेरे शरीर की रक्षा कर रहा था। मैं सीधा उसकी तरफ देखकर बोला, दफा हो जा। मेरी ओरा से ब्लैक वुल्फ एक पल के लिए हिल गया। वो कुछ देर झिझका, लेकिन अगले ही पल उसकी जंगली इंस्टिंक्ट हावी हो गई। उसने चारों पंजों से जमीन को धक्का दिया और पूरी रफ्तार से मेरी तरफ झपटा। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने तुरंत बुलेट एंट की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ एक्टिवेट कर दी। मेरी बाजुओं की मांसपेशियां उभर आईं। मैंने पूरी ताकत से वर हैमर घुमाकर उसके ऊपर दे मारा। धड़ाम! एक जोरदार धमाका हुआ। ब्लैक वुल्फ हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर दीवार से टकराया। उसके शरीर की हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। वो दर्द से चीख उठा। उसने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। बाहर से मैं बिल्कुल एक आम इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ, डिफेंस और ओरा तीनों उससे कई गुना ज्यादा थे। जो लोग अभी तक जान बचाकर भाग रहे थे, अब वहीं खड़े होकर मुझे हैरानी से देखने लगे। एक ही बार में मैंने वुल्फ को बुरी तरह घायल कर दिया था। वुल्फ ने बड़ी मुश्किल से खुद को उठाया। उसके पूरे शरीर पर धूल लगी थी। जहां जहां हड्डियां टूटी थीं, वहां से लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखों से अब हैवानियत गायब हो चुकी थी। उसकी जगह डर आ चुका था। उसने अपनी पूंछ दबा ली। दर्द से कराहते हुए वो अंधेरी गली की तरफ भाग गया। जिस लड़की की जान मैंने बचाई थी, उसके पैर अब भी कांप रहे थे। वो धीरे धीरे मेरे सामने आई। कांपती आवाज में बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने बस एक बार उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, जरूरत नहीं। अपोकलिप्स में कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता। सिर्फ खुद पर भरोसा करना सीखो। अपनी जान खुद बचाओ। इतना कहकर मैं वापस घर की तरफ मुड़ गया। लेकिन मैं कुछ ही कदम चला था कि सड़क के दोनों तरफ की झाड़ियों और अंधेरी गलियों से लगातार सरसराहट की आवाज आने लगी। आवल की सुपर हियरिंग ने तो इसको आगे सोका जिसनका हीरो ने तुरंत खतरे का एहसास कर ली। अगले ही सेकंड नाखून जितनी छोटी छोटी अनगिनत काली एंट्स हर कोने से निकलकर सड़क पर फैल गईं। वे जहां से गुजर रही थी, वहां की हर चीज पल भर में चट कर रही थी। ये साधारण चींटियां नहीं थी। अपोकलिप्स एनर्जी सिर्फ इंसानों में ही नहीं, बल्कि कीड़ों और जानवरों में भी म्यूटेशन ला चुकी थी। जो चींटियां पहले बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती थी, अब बेहद खूंखार बन चुकी थी। कुछ राहगीर भाग भी नहीं पाए थे कि उन म्यूटेंट एंट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ दर्दनाक चीखें गूंज उठी। मेरे पीछे खड़ी लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर के मारे मेरे पीछे छिप गई और कांपती हुई बोली, इतनी सारी चींटियां, अब क्या करेंगे? क्या हम यहीं मर जाएंगे? मेरी आंखें बिल्कुल शांत। मेरे शरीर के चारों ओर नीली बिजली चमकने लगी। मैंने सोचा, अच्छा मौका है। क्यों ना इन म्यूटेंट एंट्स पर अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल का लाइटनिंग टैलेंट टेस्ट किया जाए। मैं अपनी जगह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। जैसे ही मेरे मन में ख्याल आया, 800 वोल्ट की बिजली मेरे शरीर से फूट पड़ी। वो मेरे पैरों से होकर जमीन में फैल गई। छट 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 बिजली की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। नीली इलेक्ट्रिक करंट मेरी जगह से चारों दिशाओं में फैल गई। जो भी म्यूटेंट एंट उस बिजली को छूती, वो तुरंत जलकर काली पड़ जाती और वहीं मर जाती। चारों तरफ जले हुए कीड़ों की बदबू फैल गई, लेकिन चींटियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आगे वाली मरती तो पीछे वाली तुरंत उनकी जगह ले लेती। उनमें पीछे हटने का नाम तक नहीं था। सिर्फ बड़े एरिया में बिजली फैलाकर उन्हें खत्म करना बहुत धीमा पड़ रहा था। मैंने तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। मैंने बुलेट एंट का पॉइजन टैलेंट एक्टिवेट कर दी। मेरी उंगलियों के सिरों पर बैंगनी रोशनी चमकने लगी। जब पॉइजन और बिजली एक साथ मिले, तो मेरे 3 मीटर रेडियस के अंदर आने वाली हर म्यूटेंट एंट या तो बिजली से जलकर मर जाती, या झर लगते ही उसी जगह ढेर हो जाती। साथ ही आयरन, बीटल और मगरमच्छ की डुअल डिफेंस भी पूरी ताकत से एक्टिवेट हो गई। मैंने अपनी डिफेंस को पूरी तरह खोल दिया। अब अगर कोई चींटी मेरे शरीर पर चढ़ भी जाती, तो भी वो मेरी स्किन को नहीं काट सकती थी। मेरा शरीर लोहे जैसा सख्त हो चुका था। वाटर बियर का इमोर्टल बॉडी और सैलेमेंडर की रीजनरेशन एबिलिटी मुझे बिल्कुल निडर बना रही थी। अगर मैं घायल भी हो जाता तो जख्म तुरंत भर जाते। सिर्फ कुछ ही मिनटों में मेरे पैरों के नीचे मरी हुई चींटियों का इतना बड़ा ढेर लग गया कि उसने खुद ही एक दीवार बना दी और बाकी चींटियों का रास्ता रोक दिया। मेरे पीछे खड़ी लड़की मुझे हैरानी से देख रही थी। इतनी खतरनाक म्यूटेंट एंट्स को मैं इतनी आसानी से रोक रहा था। ये देखकर उसकी आंखें अविश्वास और सम्मान से भर गईं। चींटियों का सफाया करने
करने के बाद मैं उसे वहां से कहीं और जाने के लिए कहने ही वाला था कि तभी दूर से एक कान फाड़ देने वाली रोर सुनाई दी। करीब 3 मीटर लंबा एक विशाल जंगली डॉग दहाड़ता हुआ हमारी तरफ दौड़ता आ रहा था। उसके पीछे 10 से ज्यादा लोग डंडे, चाकू और दूसरे हथियार लेकर भाग रहे थे। उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो एपोकलिप्स के बाद बना कोई नया छोटा गैंग। वे उस म्यूटेंट बीस्ट को मारकर उसके रिसोर्सेज छीनना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल पूरा सीन पलट गया। विशाल डॉग अचानक पलटा। एक ही पंजे के वार से उसने सबसे आगे वाले आदमी को उड़ा दिया और अगले ही पल उसकी गर्दन चबा डाली। चारों तरफ खून बिखर गया। बाकी लोगों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसका पीछा करे। सब अपनी जान बचाकर भाग गए। एक इंसान को मारने के बाद उस विशाल डॉग ने पूरी सड़क पर नजर दौड़ाई, फिर उसकी लाल आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। शायद उसने महसूस कर लिया था कि मेरी ओरा बाकी सबसे अलग थी। उसने मुझे अपना अगला शिकार मान लिया। वो जोर से दहाड़ा और बिजली जैसी स्पीड से मेरी तरफ झपट पड़ा। मेरी आंखें ठंडी हो गई। मैं लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन मुसीबत खुद मेरे पास आ गई थी। तो क्यों ना इसी के साथ अपनी ओवरऑल कॉम्बैट पावर भी टेस्ट कर लूं। ये सोचकर मैंने अपने हाथ में पकड़ा 8 किलोग्राम वॉर हैमर और भी कसकर पकड़ लिया। बुलेट एंट की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ पूरी तरह फूट पड़ी। मेरी बाजुओं की मांसपेशियां फूल गईं। नीली बिजली मेरे पूरे शरीर के चारों तरफ लिपट गई। मैं अपनी जगह से बिना हिले उसका इंतजार करने लगा। आसपास खड़े सभी लोग सांस रोककर यह नजारा देखने लगे। अगले ही पल विशाल डॉग मेरे सामने पहुंच गया। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सीधे मेरी गर्दन दबोचने की कोशिश की। उसका इरादा था कि एक ही वार में मुझे खत्म कर दे। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। मैंने जमीन पर जोर से पैर मारा और पूरा शरीर हवा में उछाल दिया। आउल की नाइट विजन की मदद से मैंने उसके सिर को बिल्कुल सही निशाना बनाया। मैंने अपनी पूरी ताकत वॉर हैमर में भर दी और उसे बिजली की तरह उसके सिर पर दे मारा। धड़ाम! एक भयानक धमाका हुआ। डॉग का सिर जमीन की तरफ दब गया। नीली बिजली वॉर हैमर के साथ उसके शरीर में घुस गई और सीधे उसके नर्वस सिस्टम को तबाह कर दिया। उसी समय बुलेट एंट का जहर भी उसके पूरे शरीर में फैल गया। वो दर्द से चीख भी नहीं पाया। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा, कुछ बार तड़पा और हमेशा के लिए मर गया। सिर्फ एक हैमर के वार में मैंने एक हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट को मार गिराया। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। अब सबकी नजरों में मेरे लिए सिर्फ डर और सम्मान था। मैंने वॉर हैमर पर लगा खून झाड़ दिया। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं ये देखने ही वाला था कि इस म्यूटेंट डॉग से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल मिल सकता है। तभी जंगल की तरफ से फिर एक जोरदार रोर गूंजी। इस बार की दहाड़ पहले से कहीं ज्यादा भयानक। उसमें ऐसी प्रेशर ओनरा थी जिसने पूरे कस्बे को ढक लिया। धरती जोर जोर से कांपने लगी। दुकानों के शीशे एक एक करके टूट गए। हवा अचानक बेहद भारी हो गई। सारे म्यूटेंट इंसेक्ट्स और लो लेवल म्यूटेंट बीस्ट्स डर के मारे जमीन पर लेट गए। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने पहाड़ों की तरफ देखा। मेरी आंखें और भी ठंडी हो गईं। पिछले जन्म में अपोकलिप्स की शुरुआत में इतना ताकतवर म्यूटेंट बीस्ट कभी नहीं था। क्या ये मेरे रीबर्थ की वजह से आया हुआ कोई नया बदलाव था? सिर्फ उसकी ओरा से ही महसूस हो रहा था कि वो अभी मारे गए डॉग से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। वो शुरुआती दौर का एक पीक लेवल म्यूटेंट बीस्ट था। वो क्या है? किसी ने डर के मारे चीखते हुए कहा। सब लोगों ने एक साथ पहाड़ वाले चौराहे की तरफ देखा। घने अंधेरे में करीब 5 मीटर ऊंची एक विशाल काली परछाई धीरे धीरे कस्बे की तरफ बढ़ रही थी। उसका पूरा शरीर कोयले जैसी काली आयरन आर्मर से ढका हुआ था। उसका सिर भालू जैसा था, लेकिन उसके माथे पर 3 नुकीले लाल सींग निकले हुए थे। उसके चारों पैर असामान्य रूप से विशाल थे। हर कदम के साथ जमीन में गहरे गड्ढे बन रहे थे। उसके नुकीले दांत लगातार बाहर दिखाई दे रहे थे। उसकी खून जैसी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही। ये म्यूटेंट आयरन आर्मर्ड ब्लैक पियर है। भीड़ पूरी तरह टूट गई। लोगों की भागने की ताकत तक खत्म हो गई। कई लोग वहीं जमीन पर बैठकर कांपने लगे। खत्म हो गया, हम सब मर जाएंगे। इतने ताकतवर म्यूटेंट बीस्ट को कोई नहीं रोक सकता। म्यूटेंट ब्लैक बियर ने पूरे कस्बे पर नजर डाली। फिर उसकी लाल आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। शायद उसने समझ लिया था कि उसी इंसान ने उस म्यूटेंट डॉग को मारा है। वो मेरी तरफ दहाड़ा और पागलों की तरह दौड़ पड़ा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि सिर्फ उसकी शैडो दिखाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड में वो सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। उसका विशाल पंजा हजारों किलो के वजन के साथ मेरी तरफ गिरा। उससे उठी हवा के दबाव से ही सांस लेना मुश्किल हो गया। बचो, हटो। जिस लड़की को मैंने बचाया था वो पूरी निराशा के साथ चीख उठी। मेरी आंखें बिल्कुल ठंडी थी। अब मैं अपनी ताकत छिपा नहीं सकता था। मैंने आयरन बीटल की आर्मर डिफेंस, मगरमच्छ की हार्ड स्केल्स, दोनों को पूरी ताकत से रेजोनेंस में एक्टिवेट कर दिया। मेरा पूरा शरीर लोहे जैसा मजबूत हो गया। साथ ही वाटर बेयर का इमोर्टल बॉडी और सैलामेंडर की रिजेनरेशन एबिलिटी भी पूरी तरह तैयार थी। उस विशाल बेयर के सामने मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मैंने वॉर हैमर को कसकर पकड़ा। बुलेट एंट की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ फिर से फूट पड़ी। मेरे पूरे शरीर की मांसपेशियां तन गई। मैंने सारी ताकत हैमर में भर दी और सीधे उसके विशाल पंजे से टकरा गया। टन्नन! धातु के टकराने जैसी जोरदार आवाज गूंज उठी। शॉक वेव चारों तरफ फैल गई। आसपास की इमारतों के शीशे टूटकर बिखर गए। मुझे पीछे की तरफ 3 कदम
खिसकना पड़ा। मेरे पैरों के नीचे जमीन में दो गहरी लकीरें बन गई। मेरे हाथ हल्के से सुन्न हो गए। लेकिन म्यूटेंट ब्लैक बियर भी वहीं रुक गया। उससे भी कोई फायदा नहीं। वो पूरी तरह गुस्से में पागल हो गया। उसने लगातार मुझ पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दी, हर बार जमीन को तोड़ देने जितना ताकतवर था। लेकिन अवल की नाइट विजन की लेकिन विजन की वजह से मैं उसके हर मूवमेंट को साफ देख पा रहा था। मैं फुर्ती से उसके सारे अटैक बचाता गया। साथ ही लगातार अमेरिकन इलेक्ट्रिक कील की लाइटनिंग उसके ऊपर बरसाता रहा। नीली बिजली बार बार उसके शरीर पर गिरती रही। चट 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 बिजली की आवाज गूंजती रही। लेकिन उसकी आयरन आर्मर पर सिर्फ हल्के निशान बने। सिर्फ लाइटनिंग से उसकी डिफेंस नहीं टूट सकती थी। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। मैंने बुलेट एंट का पॉइजन टैलेंट एक्टिवेट किया। मेरी उंगलियों के सिरों पर बैंगनी रोशनी चमक उठी। मैं सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही ब्लैक बियर ने अपना सीना खोलकर हमला किया, मैं जोर से उछला। वॉर हैमर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और लाइटनिंग व पॉइजन को एक साथ मिलाकर उसके सिर और गर्दन के जोड़ पर पूरी ताकत से वार कर दी। ये हमला मेरी पूरी ताकत से भरा हुआ था। धड़ाम, एक जोरदार टूटने की आवाज गूंजी। ब्लैक बियर के 3 सींगों में से एक सींग वहीं टूट गया। घाव के रास्ते पॉइजन और लाइटनिंग सीधे उसके शरीर के अंदर घुस गए। उन्होंने उसकी नर्व्स और मांसपेशियों को तेजी से बर्बाद करना शुरू कर दी। ब्लैक बियर दर्द से जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसका विशाल शरीर बुरी तरह कांपने लगा। घाव से लगातार खून बहने लगा। लेकिन पॉइजन और बिजली की वजह से उसकी हरकतें धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। मैं जमीन पर उतरते ही उसे संभलने का मौका दिए बिना फिर से उसकी तरफ टूट पड़ा। मैंने वॉर हैमर को ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत उसके सिर पर दे मारी। कड़क, उसकी खोपड़ी टूटने की आवाज आई। ब्लैक बियर का सिर अंदर की तरफ धंस गया। उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वो कुछ बार तड़पा, फिर हमेशा के लिए मर गया। उसका गर्म खून पूरी जमीन पर फैल गया। आसपास खड़े सभी लोग फटी आंखों से मुझे देखते रह गए। मैंने वॉर हैमर नीचे कर दी। मेरे शरीर पर चमक रही बिजली धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन मेरे चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं। इतना अभी भी काफी नहीं है। उसी समय दूर से लगातार कदमों की आवाज और गुर्राने की आवाजें आने लगी। म्यूटेंट ह्यूमंस का एक झुंड जो पूरी तरह अपनी जंगली इंस्टिंक्ट के काबू में आ चुका था, हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा था। उनकी नजर सीधे ब्लैक बियर की लाश पर थी। उनकी आंखों में साफ लालच दिखाई दे रहा था। जाहिर था वे उसकी लाश छीनना चाहते थे। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ब्लैक बियर को मारने के बाद मेरे शरीर के सारे ट्रांसफॉर्मेशन टैलेंट्स पहले से ज्यादा मजबूत हो गए थे। मेरे अंदर ब्लड एनर्जी उफान मार रही थी। लगता था कि हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट्स को मारने से सारे टैलेंट्स लगातार निखरते और मजबूत होते हैं। कुछ ही देर में म्यूटेंट ह्यूमंस का वो झुंड सड़क के मुहाने पर पहुंच गया। करीब 10 लोग थे। सबकी आंखें लाल थी, चेहरे बेहद डरावने थे। हर किसी के शरीर पर अलग अलग म्यूटेशन फीचर्स थे। किसी के कान भेड़िए जैसे थे, किसी के हाथ पंजों में बदल चुके थे। साफ था कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वे पूरी तरह अपनी जानवर वाली इंस्टिंक्ट के गुलाम बन चुके थे। उनका लीडर तेंदुए के सिर वाला म्यूटेंट था। उसका शरीर बेहद फुर्तीला था। हाथ में खून से सना लोहे का पाइप पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसकी लालची नजर ब्लैक बियर की लाश से हट ही नहीं रही थी। अपोकलिप्स में हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट का मांस किसी खजाने से कम नहीं था। उसे खाने से ताकत तेजी से बढ़ती थी। ये देखकर आसपास खड़े लोग डरकर और दूर हट गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस लड़ाई में फंसे। यहाँ तक कि जिस लड़की को मैंने बचाया था वो भी डर के मारे एक कोने में सिमट गई। कुछ ही सेकंड में उन म्यूटेंट ह्यूमंस ने मुझे और ब्लैक बियर की लाश को चारों तरफ से घेर ली। उनकी आंखों में सिर्फ हत्या की भूख थी। मुझे अकेला देखकर उनका घमंड और बढ़ गया। लीडर हंसते हुए बोला, लड़के, टैलेंट तो है तेरे अंदर। ब्लैक बेयर को भी मार गिराया, लेकिन तेरी किस्मत यहीं खत्म हो गई। चुपचाप लाश हमें दे दे और बता कि तेरे टैलेंट्स का राज क्या है। ऐसा करेगा तो तुझे पूरी लाश के साथ मरने देंगे। मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। एक हाथ में वॉर हैमर पकड़े, बर्फ जैसे ठंडे चेहरे के साथ मैं उन्हें देखता रहा। मेरे दिल में जरा भी डर नहीं था, बस हंसी आ रही थी। पिछले जन्म में मैं अपनी कायरता और बार बार झुकने की वजह से लोगों के पैरों तले कुचला गया था, लेकिन इस जन्म में जो भी मेरी चीजों पर हाथ डालेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने आखिरी बार उन्हें चेतावनी दी, दफा हो जाओ। मेरी आवाज शांत, लेकिन उसमें ऐसा प्रेशर था जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अफसोस, लालच ने उनकी अक्ल छीन ली थी। उन्होंने मेरी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लीडर जोर से दहाड़ा। उसने लोहे का पाइप घुमाया और हवा की तरह मेरी तरफ दौड़ा। उसकी स्पीड बेहद तेज थी। एक पल में वो मेरे सामने पहुंच गया। उसने पाइप सीधा मेरे सिर पर दे मारा। उसी समय बाकी म्यूटेंट ह्यूमंस भी मुझ पर टूट पड़े। कोई मुक्का मार रहा था, कोई अपने पंजों से मुझे चीरना चाहता था। वे अपनी संख्या का फायदा उठाकर मुझे घेर कर मार डालना चाहते थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। मैंने आउल की सुपर हियरिंग पूरी तरह एक्टिवेट कर दी। हवा की आवाज, कदमों की आहट, यहाँ तक कि कई मीटर के दायरे में होने वाली हर हलचल मुझे साफ सुनाई दे रही थी। उनके हर अटैक का रास्ता मैं पहले ही भांप चुका था। मैंने तुरंत आयरन बीटल और मगरमच्छ की डिफेंस पूरी तरह एक्टिवेट कर दी। मैं वहीं खड़ा रहा और उनके सारे हमले सीधे अपने ऊपर झेल ली। चाहे लोहे का पाइप हो या तेज पंजे, सब मेरे शरीर से टकराकर फिसल गए। मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। तेंदुए के सिर वाला म्यूटेंट हैरानी से चीख पड़ा, ये कैसे हो सकता है? इसकी डिफेंस इतनी जबरदस्त कैसे है? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पूरी ताकत वाला अटैक भी मेरे सामने बेकार हो गया। मैं
उनके साथ ज्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैंने तुरंत बुलेट एंट की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ एक्टिवेट कर दी और वॉर हैमर को हल्के से घुमा दिया। धड़ाम! जोरदार टक्कर की आवाज गूंजी। जो दो म्यूटेंट ह्यूमंस मेरी तरफ दौड़े थे वे हैमर लगते ही खून उगलते हुए पतंग की तरह हवा में उड़ गए और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो। बाकी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि मेरी और उनकी लेवल बिल्कुल अलग थी, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता भी नहीं बचा था। उन्हें मजबूरी में जान लगाकर लड़ना ही पड़ा। जैसे ही मेरे मन में ख्याल आया, अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल का लाइटनिंग टैलेंट फूट पड़ा। नीली बिजली ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया और एक इलेक्ट्रिक शील्ड बना दिया। जो भी मेरे पास आकर उस बिजली को छूता वो तुरंत करंट लगने से कांपने लगता और जमीन पर गिर पड़ता। उसी समय मेरी उंगलियों से बुलेट एंट का बैंगनी पॉइजन भी फैलने लगा। मैं उनके हमलों से बचते हुए लगातार मूव करता रहा। हर बार उनके शरीर की कमजोर जगह पर पड़ रहा था। बैंगनी जहर उनके शरीर में घुसते ही उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। पूरा शरीर अकड़ गया। उनकी कॉम्बैट पावर वहीं खत्म हो गई। सिर्फ 10 सेकंड से थोड़ा ज्यादा समय बीता था और मुझे घेरने आए म्यूटेंट ह्यूमंस में से आधे से ज्यादा जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। उनका लीडर डर के मारे कांप उठा। उसके चेहरे से सारा घमंड गायब हो चुका था। वो पलटा और भागने लगा। भागना चाहता है। मेरी आंखें ठंडी हो गई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी स्पीड उससे कई गुना ज्यादा थी। सिर्फ एक ही छलांग में मैं उसके पीछे पहुंच गया। वॉर हैमर सीधे उसकी पीठ पर दे मारा। कड़क! उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सारी लड़ने की ताकत खत्म हो गई। मैंने ठंडी नजरों से जमीन पर पड़े उन म्यूटेंट ह्यूमंस को देखा। मेरे दिल में जरा भी दया नहीं। अपोकलिप्स में बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगलती है। या तो दुश्मन मरेगा या मैं मरूंगा। दुश्मन पर दया करना अपने ऊपर जुल्म करने जैसा है। उन लाश लूटने वालों का काम तमाम करने के बाद मैं ब्लैक बियर की लाश के पास गया और उसे टटोलने लगा। कुछ ही देर में मुझे उसके अंदर से काले रंग की कंचे जितनी एक बीस्ट कोर मिल गई। उसमें से हल्की हल्की एनर्जी निकल रही थी। ये हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट का सबसे कीमती सार था। इसे अब्सॉर्ब करने से ट्रांसफॉर्मेशन टैलेंट्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मैंने उस काली बीस्ट कोर को हाथ में उठाया। उसकी ठंडी एनर्जी मेरी उंगलियों से होकर शरीर में उतरने लगी। मेरे हाथ पैर हल्के से सुन्न हो गए। आउल की नाइट विजन, अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल की लाइटनिंग, बुलेट एंट की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ और आयरन बीटल की डिफेंस, सभी टैलेंट सूखी जमीन की तरह उस शुद्ध एनर्जी को पागलों की तरह अब्सॉर्ब करने लगे। आसपास बचे हुए लोग डर के मारे बिल्कुल चुप हो गए। अब उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ डर और सम्मान था। कोई जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर रहा था। जिस लड़की को मैंने बचाया था वो अब भी एक कोने में सिकुड़ी हुई थी। उसके पैर अब भी कांप रहे थे। फिर भी वो धीरे धीरे मेरे पास आई और मच्छर जैसी धीमी आवाज में बोली, आप ठीक तो हैं? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजर विशाल ब्लैक बियर की लाश पर थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट का मांस और उसकी बीस्ट कोर अपोकलिप्स में ये सबसे कीमती खजानों में से एक है। इसे खाने वाला हर इंसान अपनी ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन इसका खतरा भी उतना ही बड़ा है। अगर कोई साधारण म्यूटेंट ह्यूमन बिना सोचे समझे हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट का मांस खा ले तो हल्की हालत में उसके टैलेंट्स बिखर जाते हैं और उसकी ताकत घट जाती है। अगर किस्मत और खराब हुई तो जानवर वाली इंस्टिंक्ट उसकी अक्ल को पूरी तरह खा जाती है। फिर वो सिर्फ मारने वाला एक मॉन्स्टर बनकर रह जाता है। लेकिन मैं अलग था। मेरे पास वाटर बेयर का इमोर्टल बॉडी था, साथ ही कई परफेक्ट टैलेंट्स भी थे। इसी वजह से मैं हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट की एनर्जी बिना किसी साइड इफेक्ट के एब्जॉर्ब कर सकता था। यही मेरी इस जन्म की सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड थी। इसे किसी भी हालत में लोगों के सामने उजागर नहीं किया जा सकता था। अगर किसी को पता चल गया कि मैं बिना किसी साइड इफेक्ट के बीस्ट कोर एब्जॉर्ब कर सकता हूं तो अपोकलिप्स के सारे बड़े फोर्सेस और सबसे ताकतवर लोग मुझे पकड़ने निकल पड़ेंगे। उनकी नजरों में मैं इंसान नहीं, चलता फिरता खजाना बन जाऊंगा। यह सोचकर मैंने अभी बीस्ट कोर एब्जॉर्ब करने का इरादा छोड़ दिया। मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। इरादा था कि किसी सुरक्षित जगह पहुंचकर ही उसे एब्जॉर्ब करूंगा। लेकिन तभी आउल की सुपर हीरिंग ने अचानक एक आवाज पकड़ ली। उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवा की आवाज और भारी कदमों की गूंज आ रही थी। कम से कम 30 म्यूटेंट बीस्ट्स थे। उनकी ऑरा ब्लैक बियर से भी ज्यादा हिंसक और खतरनाक थी। मेरी आंखें गंभीर हो गईं। मैंने ठंडी आवाज में कहा, जिंदा रहना चाहते हो तो अभी भाग जाओ। बचे हुए लोग जैसे नींद से जाग गए। सब रेंगते गिरते पड़ते आसपास की दुकानों और घरों में घुस गए। दरवाजे कसकर बंद कर दिए। जिस लड़की को मैंने बचाया था वो भी एक कन्वीनियंस स्टोर में छिप गई और दरवाजे की दरार से मुझे देखने लगी। मैंने बीस्ट कोर को अंदर वाली जेब में रखा। एक हाथ में 8 किलोग्राम वो हैमर पकड़ा। बिजली और पॉइजन फिर से मेरे पूरे शरीर के चारों तरफ घूमने लगे। ड्यूअल डिफेंस पूरी ताकत से एक्टिवेट हो गई। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर आने वाले बीस्ट टाइड का इंतजार करने लगा। अगले ही पल अंधेरे में अनगिनत काली परछाइयां दिखाई देने लगी। सबसे आगे लगभग 3 मीटर ऊंचा एक म्यूटेंट हंटिंग डॉग था। उसके शरीर पर चित्तीदार बाल थे। उसके मुंह से गिरती लार जमीन को छूते ही उसे गलाने लगी। उसके पीछे दर्जनों वुल्व्स, पागल वाइल्ड बोर्स और कई दूसरे म्यूटेंट बीस्ट्स थे। सबकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। उनके शरीर से जानलेवा किलिंग इंटेंट निकल रही थी। साफ था कि ब्लैक बियर के खून की गंध और मेरी ऑरा उन्हें यहाँ खींच लाई थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर एक कदम आगे बढ़ा। अगले ही पल मेरा शरीर गोली
की तरह आगे निकल गए। बुलेट एंट की 400 टाइम्स मॉन्स्टर स्ट्रेंथ पूरी तरह फूट पड़ी। वॉर हैमर हवा चीरता हुआ सीधा म्यूटेंट हंटिंग डॉग के सिर पर जा गिरा। धड़ाम, उसका सिर उसी पल अंदर की तरफ धंस गया। बिजली और पॉइजन एक साथ उसके शरीर में घुस गए। वो म्यूटेंट डॉग चीखने तक का मौका नहीं पा सका और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बाकी म्यूटेंट बीस्ट्स जोर से दहाड़ते हुए मेरी तरफ टूट पड़े। उनके पंजे और दांत पागलों की तरह मुझ पर बरसने लगे, लेकिन उनके सारे अटैक आयरन बीटल और मगरमच्छ की मिलीजुली आर्मर पर सिर्फ चिंगारियां निकाल पाए। मेरी स्किन तक नहीं छिली। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा, बल्कि भेड़ियों के झुंड में घुसे शेर की तरह उनके बीच घुस गया। मैंने लाइटनिंग पूरी ताकत से एक्टिवेट कर दी। नीली बिजली मेरे शरीर से चारों तरफ फैलकर एक बड़ा घेरा बना गई। जो भी म्यूटेंट बीस्ट उस बिजली से टकराता वो करंट लगते ही कांपने लगता। उसी समय मेरी उंगलियों से पॉइजन भी फैलने लगा। बुलेट एंट की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ के साथ वॉर हैमर का हर वार एक म्यूटेंट बीस्ट का सिर चकनाचूर कर देता। अवल की नाइट विजन की वजह से अंधेरा मेरे लिए दिन जैसा साफ था। उसकी सुपर हियरिंग हर अटैक पहले से बता देती। उस वक्त मैं रात का वॉर गॉड बन चुका था। पूरा बीस्ट होर्ड भी मुझे रोक नहीं पा रहा था। मेरे पूरे शरीर पर खून के छींटे पड़े थे, लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। हर बार जब कोई म्यूटेंट बीस्ट मेरे हाथों मरता, मेरे अंदर के सारे टैलेंट्स और भी मजबूत हो जाते। बीस्ट कोर और म्यूटेंट बीस्ट के मांस की एनर्जी लगातार मेरी मेरिडियंस में दौड़ रही थी। वो बिना रुके मेरे शरीर को टेम्पर कर रही थी। वाटर बियर का इमोर्टल बॉडी और प्लानारियन की रीजनरेशन एबिलिटी हर समय तैयार रहती थी। अगर कभी मुझे हल्की सी चोट भी लग जाती तो वो अगले ही पल अपने आप भर जाती। सिर्फ 3 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय बीता था और पूरी सड़क म्यूटेंट बीस्ट्स की लाशों से भर चुकी थी। चारों तरफ ताजे खून की बदबू फैली हुई थी। मैंने गहरी सांस ली और बीस्ट कोर्स निकालने के लिए आगे बढ़ा। तभी मेरी नजर दूर एक मकान की छत पर पड़ी। वहां अचानक किसी चीज की चमक दिखाई दी। स्नाइपर राइफल। कोई इंसान था और वो एक ऐसा म्यूटेंट ह्यूमन था जिसके पास फायर आर्म भी था। मेरा दिल हल्का सा सिकुड़ गया। बिना सोचे मेरा शरीर इंस्टिंक्ट से एक तरफ हट गया। स्विश! गोली हवा चीरती हुई निकली। वो ठीक उसी जगह लगी जहां मैं एक पल पहले खड़ा था। दीवार में बड़ा सा छेद हो गया। जैसा मैंने सोचा था, वहां पहले से घात लगाकर बैठे थे। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। अपोकलिप्स में सबसे डरावनी चीज म्यूटेंट बीस्ट्स नहीं होते, बल्कि इंसानों का लालच और जहर होता है। तभी छत से 3 ठंडी हंसियों की आवाज आई। 3 काली परछाइयां नीचे कूद गईं। जमीन पर उतरते ही उनके शरीर साफ दिखाई देने लगे। एक ईगल म्यूटेंट, एक फॉक्स म्यूटेंट और एक स्नेक म्यूटेंट। तीनों की ओरा म्यूटेंट बीस्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। साफ था कि ये पहले से यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। ईगल म्यूटेंट ने अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ते हुए कहा, लड़के, ब्लैकबियर को मार दिया, बीस्ट होर्ड भी खत्म कर दिया। लगता है तेरे अंदर काफी टैलेंट है। अपने सारे बीस्ट कोर्स और ट्रांसफॉर्मेशन का राज हमें दे दे तो तुझे पूरी लाश के साथ मरने देंगे। फॉक्स म्यूटेंट लड़की ने होठों पर जीभ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, हम काफी देर से तुझ पर नजर रखे हुए। एक इंसान के अंदर इतने सारे टैलेंट्स, ये राज तू अकेला नहीं रख पाएगा। चुपचाप मान जा, वरना तेरी मौत बहुत दर्दनाक होगी। इतना कहते ही तीनों ने 3 दिशाओं से मुझे घेर लिया। उन्होंने मेरी ऑरा पूरी तरह लॉक कर दी। उन्हें पूरा यकीन था कि जीत उनकी ही होगी। दूर छिपे हुए लोग ये देखकर कांप उठे। जो नाइट वॉर गॉड अभी तक अजय लग रहा था, अब 3 ताकतवर म्यूटेंट्स ने उसे घेर लिया था। मैंने वॉर हैमर कसकर पकड़ा। धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। फिर मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। बस तुम लोग। ईगल म्यूटेंट गुस्से से पागल हो गया। अगले ही पल उसने जोर से पंख फड़फड़ाए और तीर की तरह मेरी तरफ झपट पड़ा। उसके स्टील जैसे पंजे सीधे मेरे सिर की तरफ बढ़े। उसी समय फॉक्स म्यूटेंट अंधेरे में गायब हो गई। साफ था कि वो पीछे से स्नेक अटैक करने वाली थी। स्नेक म्यूटेंट लगातार जहरीली गैस उगलने लगा। उसका जहर हवा तक को गलाने लगा। तीनों ने मिलकर मुझे मारने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मैंने हल्के से अपनी आंखें सिकोड़ ली। मेरे सारे टैलेंट्स एक साथ पूरी ताकत से फूट पड़े। अवल की नाइट विजन ने तुरंत फॉक्स म्यूटेंट की मूवमेंट लॉक कर ली। अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल की लाइटनिंग ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया। बुलेट एंट की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ मेरे पैरों में इकट्ठा हो गई। मैंने जमीन पर जोर से पैर मारा और सीधा ईगल म्यूटेंट की तरफ उछल गया। क्या? ईगल म्यूटेंट डर से चीख पड़ा। उसी पल मैंने उसका एक पंख पकड़ लिया। बुलेट एंट की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ पूरी तरह फूट पड़ी। कड़क! उसके पंख की हड्डियां टूट गईं। ईगल म्यूटेंट दर्द से जोर से चीख उठा। मैंने मौका नहीं छोड़ा। सीधा उसके सीने पर मुक्का दे मारा। बिजली और पॉइजन एक साथ उसके शरीर में घुस गए। वो कटी हुई पतंग की तरह नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसकी जान निकल गई। पहले दुश्मन को खत्म करके मैं तुरंत जमीन पर उतरा। उसी समय फॉक्स म्यूटेंट का स्नीक अटैक भी आ गया। उसका तेज खंजर मेरे शरीर से टकराया, लेकिन आयरन बीटल की आर्मर ने उसे उछालकर वापस फेंक दिया। फॉक्स म्यूटेंट की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो तुरंत मुड़ी और भागने लगी। मैंने बिजली की एक लहर उसके टखने पर लपेट दी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से दया की भीख निकलती। उससे पहले ही मैंने वॉर हैमर से एक और वार की। वो वहीं मर गई। अब सिर्फ स्नेक म्यूटेंट बचा था। वो डर के मारे पीछे मुड़ा और भागने लगा। भागते भागते वो लगातार जहर उगल रहा था। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। सिर्फ एक ख्याल आया और 800 वोल्ट हाई वोल्टेज लाइटनिंग जमीन पर फैल गई। बिजली पल भर में उसके पैरों तक पहुंच। स्नेक म्यूटेंट करंट।
लगते ही बुरी तरह कांपने लगा और जमीन पर गिरकर हिलना बंद कर दी। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, नीचे झुककर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम लोगों को किसने भेजा है? वो कांपती आवाज में बोला, चाहे चिंगलांग गैंग। हमारे गैंग लीडर एक वुल्फ म्यूटेंट है, बहुत ताकतवर। उन्हें पता चला कि तेरे पास कई टैलेंट्स, इसलिए उन्होंने हमें तुझे पकड़ने भेजा। चिंगलांग गैंग। मेरी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। पिछले जन्म में यही गैंग अपोकैलिप्स की शुरुआत से ही हर जगह लूटपाट और कत्ल करता फिरता था। मेरे पिछले जन्म का सबसे अच्छा दोस्त भी इन्हीं के हाथों मारा गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में ये खुद मेरे दरवाजे तक चले आएंगे। मैंने अपने पैरों के पास पड़ी लाशों की तरफ देखा, उनसे एक एक करके दर्जन भर बीस्ट कोर्स निकाले और अपनी जेब में रख लिए। फिर मुड़कर कस्बे के पूर्वी हिस्से की तरफ चल पड़ा। मैंने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से उसी लड़की की कमजोर आवाज सुनाई दी। लड़की घबराई हुई बोली, चिंगलांग गैंग ने पूरे पूर्वी इलाके पर कब्जा कर रखा है। वहाँ कम से कम कई दर्जन खूंखार लोग हैं। अगर तुम अकेले गए तो सच में मारे जाओगे। मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा, बस आधा चेहरा उसकी तरफ घुमाया। मेरी आवाज खून की बदबू से भी ज्यादा ठंडी थी। जब वो पूरब में है तो वो पहले से ही लाश है। इतना कहकर मैंने वॉर हैमर कसकर पकड़ा। मेरा शरीर ठंडी बिजली की तरह एपोकलिप्स के बैंगनी काले कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। पूर्वी इलाके में कोहरा और भी घना था। हवा में खून और बारूद की बदबू घुली हुई थी। जैसे जैसे मैं चिंगलांग गैंग के बेस के पास पहुंचा, वैसे वैसे चीखों और पागलों जैसी दहाड़ों की आवाजें और साफ सुनाई देने लगी। करीब 100 मीटर दूर पहुंचकर मैं रुक गया। मैंने अवल की नाइट विजन पूरी तरह एक्टिवेट कर दी। मेरी ठंडी नजर कोहरे को चीरते हुए पूरे बेस का लेआउट साफ देखने लगी। मुख्य गेट लोहे का बना था। दीवारों पर टूटे हुए कांच और लोहे के नुकीले टुकड़े जड़े हुए थे। दीवार के ऊपर कई म्यूटेंट ह्यूमंस डंडे और माचेते लेकर पहरा दे रहे थे। हर एक का चेहरा पागल कुत्ते जितना हिंसक था। आगे और पीछे दोनों तरफ गार्ड पोस्ट्स थे। 3 जगह एम्बुश भी लगाया गया था। कई पेट्रोल टीम्स लगातार चक्कर लगा रही थी। सबसे अंदर वाले वेयरहाउस एक भयानक ओरा सुनामी की तरह उठ रही थी। वहीं चिंगलांग गैंग का लीडर एक ब्लैक वुल्फ म्यूटेंट छिपा बैठा था। पिछले जन्म में उसने इंसानों और म्यूटेंट बीस्ट्स का मांस खाकर जबरदस्ती अपनी ताकत बढ़ाई थी। उसके हाथों सैकड़ों लोग मारे गए थे और इस जन्म में उसने मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत की। तभी एक गार्ड चिल्लाया, रुक जा, कौन है? मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारे गैंग लीडर की लाश उठाने आया हूँ। बात पूरी होते ही मैंने जमीन पर जोर से पैर मारा। बुलेट एंट की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ पूरी तरह फूट पड़ी। मैं सीधा मेन गेट की तरफ दौड़ गया। साला, गार्ड चिल्लाया और तुरंत अपना भाला मेरी तरफ फेंक दिया। तेज भाला हवा चीरता हुआ मेरी तरफ आया। मैंने बचने की जरूरत ही नहीं समझी। आयरन बीटल और मगरमच्छ की डिफेंस पूरी तरह एक्टिवेट हो गई। ठाक! भाला मेरे सीने से टकराकर वापस उछल गया। मेरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। अगले ही पल मैं गेट तक पहुंच चुका था। मैंने एक हाथ से लोहे का गेट पकड़ लिया। मॉन्स्टर स्ट्रेंथ फूट पड़ी। चिर्रर! पूरा लोहे का गेट बीच से फट गया। मोटी लोहे की चादरें कागज की तरह मुड़ गईं। दीवार पर खड़े गार्ड्स डर से कांप उठे। वे अलार्म बजाने ही वाले थे कि मैंने हाथ उठा दिया। हाई वोल्टेज लाइटनिंग पूरी दीवार पर फैल गई। छन्न छन्न! सभी गार्ड्स करंट लगते ही कांपने लगे। एक एक करके दीवार से नीचे गिर पड़े। सब बेहोश हो गए। वो अंदर घुस आया। यही वो मॉन्स्टर है जिसने ब्लैक बेयर को मारा था। अलार्म जोर जोर से बजने लगा। दोनों तरफ से दर्जनों म्यूटेंट ह्यूमंस हथियार लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़े। सब पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, इसे मार डालो, इसके टैलेंट्स छीन लो। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। लाइटनिंग फिर से फूट पड़ी। मैंने वॉर हैमर को पूरी ताकत से घुमाया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! जो भी सामने आया, वॉर हैमर उसे उड़ाता चला गया। चारों तरफ हड्डियां टूटने की आवाज गूंजने लगी। अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल का लाइटनिंग टैलेंट पूरी ताकत से एक्टिवेट था। नीली बिजली मेरे शरीर से चारों तरफ फैल रही थी। मेरे 3 मीटर के दायरे में कोई भी इंसान टिक नहीं पा रहा था। वॉर हैमर पर बुलेट एंट का पॉइजन चढ़ा हुआ था। जिसे भी हैमर छूता उसकी मौत तय थी। ड्यूअल डिफेंस की वजह से तलवारें और माचेते मेरे शरीर से टकराकर सिर्फ चिंगारियां निकाल रहे थे। उनके वार मेरे लिए खुजली से ज्यादा कुछ नहीं थे। मैं ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे मेरे सामने कोई हो ही नहीं। हर कदम पर एक आदमी गिर रहा था। सड़क पूरी तरह खून से लाल हो चुकी थी। 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि मेन गेट पूरी तरह साफ हो चुका था। हर तरफ सिर्फ कराहने की आवाजें बची थी। मैं खून से भीगा और हैमर उठाए धीरे धीरे सबसे अंदर वाले वेयरहाउस की तरफ बढ़ा। धड़म! मैंने लोहे का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। अंदर हल्का अंधेरा था। एक कोने में दर्जन से ज्यादा बचे हुए लोग लोहे की जंजीरों से बंधे कांप रहे थे। वेयरहाउस के बीचों बीच 2 मीटर से भी ऊंचा एक ब्लैक वुल्फ म्यूटेंट तेल के बड़े ड्रम पर बैठा था। उसका पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ था। उसकी लाल भेड़िए जैसी आंखें चमक रही, मुंह से लगातार लाल टपक रही थी। उसकी ओरा इतनी हिंसक थी कि हवा तक भारी हो गई थी। वही था चिंगलंग गैंग का लीडर लांगटू। लांगटू ने अपने पंजों पर लगा खून चाटा।
और हल्का सा हंसा। बुरा नहीं, सीधे मेरे सामने आने की हिम्मत भी कर ली। तेरे जैसे मल्टी टैलेंट वाले इंसान का मान मेरे लिए सबसे बड़ा टॉनिक होगा। उसने एक नजर बंधे हुए लोगों पर डाली। उसकी मुस्कान और भी क्रूर हो गई। ये सब मेरा खाना, इन्हें खाऊंगा तो मैं और ताकतवर बन जाऊंगा, और तू खुद चल कर आ गया तो तुझे भी साथ में खा जाऊंगा। इतना कहते ही वो अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। काली परछाई की तरह सीधा मेरी तरफ झपटा। उसके भेड़िए जैसे पंजे हवा चीरते हुए सीधे मेरे सिर की तरफ आए। उसकी स्पीड, ताकत और दरिंदगी ब्लैक बियर से भी कहीं ज्यादा थी। मेरी आंखें गंभीर हो गईं। मैंने अपने सारे टैलेंट्स पूरी ताकत से एक्टिवेट कर दी। अवल की नाइट विजन ने सोडक हाइनसॉन तो अवल की नाइट लिस्नाइजन ने उसके अटैक का रास्ता लॉक कर लिया। सुपर हियरिंग ने ओवरनेटेड नाइट पर छोंकाइट हियरिंग ने उसके अगले मूव का अंदाजा लगा लिया। बुलेट एंट की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ मेरी बाह में इकट्ठी हो गई। आयरन बीटल की आर्मर ने पूरे शरीर को ढक लिया। ठाक, उसके पंजे मेरी बाह से टकराए। लोहे जैसी टक्कर की आवाज पूरे वेयर हाउस में गूंज गई। शॉकवेव से आसपास का सामान हवा में उड़ गया। मैं 2 कदम पीछे खिसक गया, लेकिन लैंगटू भी वहीं रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। वो घूरते हुए बोला, ओह, मेरे एक पंजे का वार भी रोक लिया। उसने मेरी डिफेंस को घूर कर देखा। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दी। मैं खुद आगे बढ़कर हमला कर दी। मैंने वॉर हैमर उसके पेट की तरफ पूरी ताकत से घुमा दी। हैमर पर लाइटनिंग और पॉइजन दोनों लिपटे हुए थे, लेकिन लैंग टू की रिएक्शन स्पीड बहुत तेज थी। वो एक तरफ हट गया। उसी समय उसने अपने पंजों से मेरे गले पर वार किया। हम दोनों आमने सामने भिड़ गए। बुलेट एंट की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ, लाइटनिंग, पॉइजन सब छोटे से वेयर हाउस के अंदर पागलों की तरह टकराने लगे। जितनी देर लड़ाई चलती गई उतना ही लांगटू डरता गया, क्योंकि उसके पंजे मेरी डिफेंस को जरा भी नहीं भेद पा रहे थे। वो पागलों की तरह चिल्लाया, तू आखिर है क्या? मैं मान ही नहीं सकता कि तुझे मार नहीं सकता। बात खत्म होते ही उसने अचानक अपना मुंह खोला। उसके मुंह से काले रंग की एक शॉकवेव निकली। जहां जहां वो गुजरी वहां रखी शेल्फ्स पिघल गईं। जमीन से धुआं उठने लगा। अगले ही पल वो खुद हैरान रह गया। उसका चेहरा शक से भर गया। ये कैसे हो सकता है? तू अभी तक मरा क्यों नहीं? मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम बहुत कम जानते हो। बात खत्म होते ही मैं बिजली की तरह उसकी तरफ झपटा। पलक झपकते ही मैं उसके सामने पहुंच गया। मैंने अपने बाएं हाथ से उसके भेड़िए वाले पंजे को पकड़ लिया। बुलेट एंट की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ पूरी तरह फूट पड़ी। कड़क, मैंने उसका पंजा मरोड़कर तोड़ दिया। उसी समय मैंने दाएं हाथ से वो हैमर ऊपर उठाया। पूरी ताकत, लाइटनिंग और पॉइजन एक साथ हैमर में भर दिए। फिर सीधा उसके सिर पर दे मारा। कड़क, उसकी खोपड़ी फट गई। लैंगतू का सिर नीचे धंस गया। काला खून चारों तरफ उछल गया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। उसका विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो 2-3 बार तड़पा, फिर हमेशा के लिए मर गया। जंजीरों से बंधे सभी लोग फटी आंखों से मुझे देखते रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं नीचे झुका। लैंगटू के सिर के अंदर टटोल कर काली स्याही जैसी एक बीस्ट कोर निकाली। फिर बाकी बीस्ट कोर्स भी निकाल कर अपनी जेब में रख ली। उसके बाद मैं उन कांपते हुए लोगों की तरफ मुड़ा। मैंने लोहे की जंजीर पकड़कर जोर से दबाया। थोड़ी सी ताकत लगाते ही जंजीर की कड़ियां टूटकर बिखर गईं। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अनाज की बोरियां उठाकर खिड़कियां बंद कर दो और कोई आवाज मत करना। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। सबने मिलकर चावल की बोरियां, तेल के डिब्बे और बाकी सामान उठाकर खिड़कियों के सामने लगा दिया। साथ ही जमीन पर पड़े हथियार भी उठा लिए। कुछ ही देर में पूरा वेयर हाउस बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ हल्की हल्की सरसराहट की आवाज बची थी। सब होने के बाद मैं वेयर हाउस के बाहर अंधेरे में जाकर दीवार से टिक गया। मैंने आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे अपनी सांसों को शांत किया। बीस्ट कोर की नरम एनर्जी लगातार मेरे शरीर में बहने लगी। मेरी सेंसेस, स्ट्रेंथ, डिफेंस सब धीरे धीरे और मजबूत होने लगे। साथ ही मेरी ओरा भी सिमट गई। अब बाहर से कोई मेरी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। मैंने आंखें खोली। अंधेरे में मेरी नजर बर्फ जैसी ठंडी थी। तभी दूर से कई जोरदार दहाड़ें सुनाई दी। आवल की सुपर हीरिंग ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। ये बीस्ट टाइड नहीं था, न ही कोई पीछा करने वाला दुश्मन। ये मॉडिफाइड ऑफ रोड व्हीकल्स के इंजन की आवाज थी। उन गाड़ियों में बैठे लोगों की ओरा बहुत शांत और अनुशासित थी। साफ था वे किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप से थे। कोई बिखरे हुए लोग नहीं थे। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने वॉर हैमर और कसकर पकड़ लिया। फिर एक खंभे के पीछे खड़ा होकर अपनी पूरी ओरा छिपा ली। अपोकलिप्स की शुरुआत में जो लोग गाड़ियों में घूमते थे वे या तो गवर्नमेंट की बची हुई फोर्सेस होती थीं, या फिर बेहद ताकतवर और अच्छी तरह इक्विप्ड गैंग। चाहे जो भी हो, वे आसान लोग नहीं थे। कुछ मिनट बाद 3 ऑफ रोड व्हीकल्स वेयर हाउस के बाहर आकर रुक गईं। उन्होंने तुरंत अपनी हेडलाइट्स बंद कर दी। दर्जन से ज्यादा लोग गाड़ियों से नीचे उतरे। उनके हाथों में लंबे चाकू, भाले और 2 होममेड शॉटगन्स भी थी। उनकी टीम वर्क देखकर साफ लग रहा था कि वे अच्छी तरह ट्रेंड थे। वे सीधे वेयर हाउस की तरफ बढ़ने लगे। उनका लीडर पीली आंखों वाला एक हाई लेवल हंटिंग डॉग म्यूटेंट था। उसकी ओरा लांगटू से भी ज्यादा मजबूत और स्थिर थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अंदर अभी भी लोग जिंदा हैं। लांगटू का खून अब भी ताजा है। सारे बीस्ट कोर्स और टैलेंट वाले इंसानों को जिंदा पकड़कर वापस ले चलो। पूरा ग्रुप वेयर हाउस की तरफ दौड़ पड़ा। मैं अब भी अंधेरे में बिल्कुल चुप खड़ा था। आवल की नाइट विजन की वजह से उनकी हर हरकत, हर सांस मुझे बिल्कुल साफ दिखाई और सुनाई दे रही। ये लोग संख्या में भी ज्यादा थे। इक्विपमेंट भी बेहतरीन था। उनके पास लॉन्ग रेंज फायर पावर भी थी
और उनका लीडर भी कमजोर नहीं था। पुनर्जन्म के बाद इफ ये पहली असली आर्मर्ड टीम थी जिससे मेरा सामना हुआ था। अगर मैं सीधे उनसे भिड़ जाता तो शायद जीत सकता था, लेकिन गोलियों से घायल होना लगभग तय था। और अगर मैंने अपने सारे टैलेंट सबके सामने दिखा दिए तो वो खुद अपने गले में फांसी डालने जैसा होता। मैंने धीरे धीरे अपनी सांसें नियंत्रित की। मेरी उंगलियों पर हल्की नीली बिजली चमकने लगी। नाइट विजन, डिफेंस, लाइटनिंग, पॉइजन, मॉन्स्टर स्ट्रेंथ, मेरे सारे टैलेंट सही मौके का इंतजार करने लगे। वेयरहाउस का दरवाजा धीरे से खुला। पहला शैडो चुपके से अंदर घुसा। उसकी आंखें अंधेरे को स्कैन कर रही थी। मैं बिना कोई आवाज किए उसके पीछे पहुंच गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने बाएं हाथ से उसका मुंह कसकर दबा दी। दाएं हाथ की उंगलियों में भरा पॉइजन हल्के से उसकी गर्दन के पीछे छुआ दिया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वो कुछ सेकंड तक कांपता रहा, फिर बिल्कुल ढीला पड़ गया। मैंने उसकी लाश धीरे से नीचे रख दी। जरा सी भी आवाज नहीं हुई। पहले आदमी को खत्म करने के बाद दूसरा अंदर आया। बस 2 कदम ही चला था कि उसका पैर हल्के इलेक्ट्रिक करंट पर पड़ा। मैंने पहले से जमीन पर हल्का करंट छोड़कर एक छोटा ट्रैप बना रखा था। वो बिजली उसे मारने के लिए नहीं थी, बस उसे चौंकाने के लिए थी। वो एक पल के लिए रुक गया। उसी पल मैं अंधेरे से बाहर निकला। 8 किलो के वॉर हैमर के पिछले हिस्से से उसकी छाती पर जोरदार वार किया। धड़ाम, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बाहर से किसी ने धीरे से चिल्लाकर पूछा, दोनों इतने स्लो क्यों हैं? तीसरा आदमी क्रॉसबो लेकर तेजी से अंदर घुसा। जैसे ही उसने क्रॉसबो उठाया, आउल की नाइट विजन ने उसकी हर मूवमेंट लॉक कर ली। मैं एक झटके में उसका तीर बचाकर उसके बिल्कुल सामने पहुंच गया। मैंने एक हाथ से उसका क्रॉसबो पकड़कर जोर से खींच लिया। उसी वक्त उसमें बिजली दौड़ा दी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। क्रॉसबो उसके हाथ से छूट गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। 3 आदमी बिना कोई आवाज किए खत्म हो चुके थे। बाहर खड़ा हंटिंग डॉग लीडर अब शक करने लगा। 3 लोग अंदर गए, कोई आवाज क्यों नहीं आई? उसने तुरंत इशारा किया। 4 लोग कॉम्बैट फॉर्मेशन बनाकर वेयर हाउस के अंदर घुस गए। वो खुद होममेड शॉटगन लेकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखें बेहद खतरनाक थी। चारों अंदर घुसते ही अलग अलग दिशाओं में फैल गए। इस बार मैंने छिपना बंद कर दिया। मैं खंभे के पीछे से बिजली की तरह बाहर निकला। बुलेट एंड की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ पूरी ताकत से मेरे हाथ में इकट्ठा हो गई। वॉर हैमर एक झटके में घूमा। धड़ाम, बाईं तरफ वाला आदमी उड़कर दूर जा गिरा। बाकी 3 घबराकर चाकू निकालकर मेरी तरफ दौड़े। मैं जरा भी नहीं हटा। आयरन बीटल और क्रोकोडाइल की डबल डिफेंस पूरी तरह एक्टिवेट हो गई। उनके चाकू मेरे कंधे पर पड़े। बस चिंगारियां निकली, एक भी निशान नहीं पड़ा। तीनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। मैंने वॉर हैमर घुमाकर एक और आदमी को गिरा दिया, फिर उंगलियों से बिजली छोड़कर दूसरे की छाती पर मार दी। वो भी वहीं गिर पड़ा। आखिरी आदमी डरकर भागने लगा। मैंने जमीन पर पैर मारा। एक झटके में उसके पीछे पहुंच गया और उसकी गर्दन पर हाथ मारा। वो वहीं ढेर हो गया। 10 सेकंड से भी कम समय में वेयरहाउस में घुसे 7 लोग खत्म हो चुके थे। मैंने बहुत कम ताकत इस्तेमाल की। अपनी असली क्षमता भी ज्यादा नहीं दिखाई। बाहर खड़े हंटिंग डॉग लीडर का चेहरा बदल गया। अब उसे समझ आ चुका था, अंदर कोई डरा हुआ इंसान नहीं, बल्कि अंधेरे में छिपा हुआ एक मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहा था। वो गरज कर बोला, बाहर निकल। उसने शॉटगन कसकर पकड़ ली। मालूम है तू ताकतवर है, लेकिन क्या गोलियां भी झेल पाएगा? सारा खाना और बीस्ट कोर हमारे हवाले कर दे तो तुझे पूरी लाश मिलेगी। मैं धीरे धीरे वेयरहाउस से बाहर निकला। एक हाथ में वॉर हैमर था। मेरे आसपास की ओरा बर्फ जैसी ठंडी थी। अंधेरे में मैं उसके सामने खड़ा था। बाहर अभी भी करीब 10 लोग थे। 2 शॉटगन्स, 3 क्रॉसबोस और उनका लीडर भी कमजोर नहीं था। अगर मैं सीधे बाहर निकलता तो गोली लगना तय था। डिफेंस होने के बावजूद मैं घायल हो सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में पहले से प्लान तैयार था। मैंने शांत आवाज में कहा, बीस्ट कोर चाहिए तो अंदर आकर ले लो। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन सीधी चैलेंज थी। लीडर गुस्से से पागल हो गया। उसने हाथ उठाकर अपने आदमियों को चारों तरफ फैलने का इशारा किया, फिर खुद शॉटगन ताने वेयरहाउस के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं दरवाजे के पीछे अंधेरे में बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। नाइट विजन पूरी तरह एक्टिवेट थी। उसका हर कदम, हर मूवमेंट मेरी नजर में था। आउल की हीरिंग उसकी उंगली के ट्रिगर पर पड़ने वाली हल्की सी आवाज तक सुन रही थी। लाइटनिंग, पॉइजन, मॉन्स्टर स्ट्रेंथ, डिफेंस, सब तैयार थे। 3 कदम, 2 कदम, 1 कदम, वो दरवाजे तक पहुंच गया। वो हंसते हुए बोला, अब गुड बाय। लेकिन गोली चलने से ठीक पहले मैंने गोली रोकने की कोशिश नहीं की। मैं दरवाजे के फ्रेम के साथ एक तरफ फिसल गया। उसी समय जोर से पैर पटका। मैंने पहले से उसके रास्ते में बिजली फैला रखी थी। गोली मेरे कंधे को छूती हुई पीछे की दीवार में जा लगी। लकड़ी के टुकड़े उड़ गए। लीडर की आंखें फैल गईं। वो दूसरी गोली भर पाता उससे पहले ही उसके पैरों में सुन्नपन फैलने लगा। इलेक्ट्रिक शॉक। मैंने उसी 1/1000वें हिस्से वाले सेकंड का फायदा उठाया। मैं अंधेरे से बिजली की तरह निकला। वॉर हैमर सिर पर नहीं, सीधा उसके दाएं हाथ पर मारा जिसमें शॉटगन थी। कड़क। उसकी बाह की हड्डी टूट गई। शॉटगन जमीन पर गिर गई। वो दर्द से चीखते हुए मेरी तरफ झपटा। उसके हंटिंग डॉग वाले पंजे सीधे मेरे गले की तरफ आए। मैं फिर भी नहीं हटा। मैंने अपनी पूरी डिफेंस एक्टिवेट कर दी। उसके पंजे मुझसे टकराकर उछल गए। उल्टा वो खुद आधा कदम पीछे खिसक गया। उसके चेहरे पर यकीन न होने वाला भाव था। मैंने बिना एक शब्द बोले वॉर हैमर उसकी छाती पर दे मारा। धड़ाम। वो उड़कर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। बाकी लोग डर के मारे कांपने लगे। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब पीछे मुड़कर भागने लगे। मेरी आंखें
आंखें ठंडी थी। मैं धीरे धीरे उनके पीछे बढ़ा। अपोक्लिप्स में दुश्मन को जिंदा छोड़ना खुद अपने लिए मुसीबत पालना होता है। मैंने उनका पीछा नहीं किया। आउल की हीरिंग पहले ही उनके भागने के सारे रास्ते लॉक कर चुकी थी, चाहे वो लकड़ी के पीछे छिपे या सांस रोककर बैठे रहे। मेरे लिए वो रात में जलती हुई आग की तरह साफ थे। छिपना नामुमकिन था। मैंने पूरी ताकत से अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल की 800 वोल्ट हाई वोल्टेज बिजली गीली सीमेंट वाली जमीन पर फैला दी। छन छन बिजली की आवाज और उनकी चीखें एक साथ गूंज उठी। सिर्फ 10 सेकंड में बचे हुए सारे लोग तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। कोई भी हिल नहीं रहा था। मैं धीरे धीरे उनमें से एक के पास पहुंचा। 8 किलो का वॉर हैमर उसके बगल में रखा। जमीन तक फट गई। मैंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछा, तुम लोगों को किसने भेजा? वो कांपते हुए बोला, ब्लैक स्टोन गैंग, हमारे बॉस झांग ब्याओ। वो वाइल्ड बियर म्यूटेशन वाला है। हम लोग चिंगलंग गैंग पर हमला करने वाले थे, लेकिन तुमने हमसे पहले ही सब खत्म कर दी। उसने डरते डरते एक और बात बताई। जो लोग भाग निकले थे उन्होंने रेडियो से मैन फोर्स को खबर दे दी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी उंगलियों में पॉइजन जमा हो गया। मैंने बस हल्के से उसे छुआ। उसका शरीर अकड़ गया और अगले ही पल उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई। अपोकलिप्स में दुश्मन पर रहम करना खुदकुशी करने जैसा होता है। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि दूर से ऑफ रोड व्हीकल्स के तेज इंजन की आवाज आने लगी। हेडलैम्प्स ने घने कोहरे को चीर दिया। 3 स्टील रीइंफोर्स्ड ऑफ रोड व्हीकल्स पूरी रफ्तार से वेयर हाउस की तरफ दौड़ती चली आ रही थी। ऑफ रोड व्हीकल्स के ब्रेक्स की तेज चीखती आवाज गूंज उठी। सभी गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुल गए। 20 से ज्यादा लोग हथियार लेकर नीचे उतर आए। उनका लीडर करीब 2.5 मीटर लंबा था। उसका पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ था। सिर वाइल्ड बियर जैसा था। 2 नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसके हाथ में एक विशाल ब्रॉड सोर्ड था। वो था जांग ब्याओ, ब्लैक स्टोन गैंग का बॉस। उसने पहले अपने मरे हुए आदमियों की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा। एक पल के लिए वो चौंक गया, फिर तिरस्कार से हंसते हुए बोला, मैं तो समझा कोई बड़ा आदमी होगा, निकला तो एक ऐसा छोकरा जिसके अभी पूरे बाल भी नहीं उगे। अगर अक्ल है तो वेयर हाउस छोड़ दे, सारे बीस्ट कोर्स हमारे हवाले कर दे, तो तुझे पूरी लाश मिलेगी, वरना तू और अंदर छिपे हुए सारे लोग टुकड़ों में काट दिए जाओगे। उसके सारे आदमी जोर से हंस पड़े। 3 शॉटगन्स एक साथ मेरी तरफ तान दी गई। उनकी आंखों में लालच और घमंड साफ दिख रहा था। मैंने बेकार की बात नहीं की, बस एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। जांग ब्याओ के चेहरे की हंसी गायब हो गई। वो गुस्से से गरजा, मर जा। उसने अपना विशाल ब्रॉड सोर्ड घुमाया और मेरी तरफ झपटा। वाइल्ड बोर म्यूटेशन की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ पूरी तरह फूट पड़ी। उसी समय उसके सारे आदमी भी एक साथ मुझ पर टूट पड़े। शॉटगन वाले लोगों ने ट्रिगर दबा दिया। गोलियां बारिश की तरह मेरी तरफ आने लगी। मेरी आंखों में चमक कौंधी। आउल की सुपर हियरिंग ने हर बुलेट का रास्ता पहले ही पकड़ ली। मैंने जोर से जमीन पर पैर मारा और एक झटके में साइड में हट गया। गोलियां मुझे छूती हुई पीछे दीवार में जा लगी। पत्थरों के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। उसी समय हैंडॉम, आयरन बीटल और क्रोकोडाइल की डबल डिफेंस पूरी तरह एक्टिवेट हो मेरे पूरे शरीर पर सिल्वर ग्रे आर्मर जैसी परत उभर आई। मैंने जांग बियाओ के वॉर से बचने की कोशिश नहीं की। बुलेट एंट की 400 गुना मॉन्स्टर स्ट्रेंथ पूरी की पूरी मेरे हाथ में इकट्ठा हो गई। मैंने वॉर हैमर उठाकर पूरी ताकत से नीचे दे मारा। ठांग, धातु के टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। झांग बियाओ को ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ उसकी तलवार पर आ गिरा हो। उसका पूरा हाथ सुन्न पड़ गया। हथेली फट गई। खून बहने लगा। उसका ब्रॉड सोर्ड हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वो अभी शौक से बाहर भी नहीं निकला था कि मैंने वॉर हैमर घुमाकर सीधे उसके पेट पर दे मारा। कड़क, उसकी हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। जांग ब्याओ का विशाल शरीर उड़ता हुआ पीछे खड़ी ऑफ रोड व्हीकल से जा टकराया। गाड़ी का विंडशील्ड चकनाचूर हो गया। उसने मुंह से खून उगला और वहीं मर गया। सिर्फ एक हैमर स्ट्राइक में ब्लैक स्टोन गैंग का बॉस खत्म हो गया। उसके बाकी आदमी वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। उनके चेहरे का घमंड एक पल में डर में बदल गए। मैंने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल की 800 वोल्ट हाई वोल्टेज बिजली पूरी ताकत से फूट पड़ी। मेरे शरीर से चारों तरफ बिजली का घना जाल फैल गया। जो लोग सबसे पहले मेरी तरफ दौड़े थे, जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, उनके शरीर जोर से कांपने, उनके हथियार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गए और एक एक करके सब गिर पड़े। 2 क्रॉसबो वाले लोग गाड़ी के पीछे छिपकर तीर चलाने ही वाले थे, लेकिन मैं पहले ही उनकी पोजीशन लॉक कर चुका था। मैं उछलकर हवा में गया, तीर बचाते हुए भूत की तरह उनके सामने पहुंच गया। मेरी उंगलियों में भरा पॉइजन हल्के से उनकी गर्दन के पीछे छू गया। दोनों बिना आवाज किए जमीन पर गिर पड़े। बाकी लोग जान बचाकर हर तरफ भागने लगे। मैं उनके पीछे दौड़ा। वॉर हैमर लगातार घूमता रहा। धड़ाम धड़ाम, हर हैमर स्ट्राइक के साथ एक आदमी गिरता गया। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि ब्लैक स्टोन गैंग के 20 से ज्यादा लोग पूरी तरह साफ हो चुके थे। कोई भी जिंदा नहीं बचा। सब मर चुके। एक भी दुश्मन नहीं छोड़ा। पिछले जन्म में मैं एक बेकार इंसान था जिसे कोई भी कुचल सकता था, लेकिन अब इस खून और तबाही के दौर में मैं इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा होने वाला था।